हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आपकी साइंस एजुकेटर। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेप अप अकेडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, और जब मन चाहे आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अगर आप शेयर करते हैं तो आपके लिए एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी हैं, प्राइजेस भी हैं। ओके, फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 6 to 12, जो हमारी स्टेप अप अकेडमी की वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको अपडेटेड प्लेलिस्ट मिलने वाली है 6 to 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स की। ओके, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिख ही रहा है आपको, फ्री स्टडी पैकेज है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हमने इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर लिया, हमने इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस की। ओके, ये जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक में। ओके, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। Which of the following reproduces only inside a host cell? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, फंगस। तो भाई ये जो वायरस है ना, इसको कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके, पहले तो ये कैसे, अगर इसके पास होस्ट नहीं है, अगर ये ऐसे ही इंडिपेंडेंटली रह रहा है तो हमें लगेगा कि लिविंग नहीं है। और जैसे ही इसको होस्ट सेल मिल जाता है तो ये अपनी हलचल दिखाने लगता है। कौन है ये? वायरस है ये। ओके, तो वायरस जो होता है वो until and unless it gets its host, जब तक उसको अपना होस्ट नहीं मिल रहा है तब तक वो लिविंग नहीं होता है। ओके, तो सही आंसर क्या है? बी, वायरस जो है वो सही आंसर है। अब कुछ बच्चों को होस्ट नहीं पता होगा, जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे वो जल्दी से जाके वीडियो देखो, मैंने उसमें बहुत अच्छे समझाया है कि होस्ट क्या होता है। क्या होता है, मैं एक बार छोटा सा समझा देती हूँ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। कि जैसे कि वायरस जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। ओके, तो वो क्या हो गया? होस्ट। जैसे कि लड़की और रानी के सर में जुएं हैं, है ना, तो जुएं किसके अंदर रह रहे हैं, किसके ऊपर रह रहे हैं? रानी के ऊपर। तो रानी क्या होगी? होस्ट हो गई। रानी क्या होगी? जुओं की होस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, अ डिसीज इन ह्यूमन बीइंग्स कॉज्ड बाय वायरस इज, इसमें से कौन सी बीमारी है ह्यूमन बीइंग्स में जो वायरस के कारण होती है? टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस के कारण होता है, बाकी डिसेंट्री, कॉलेरा भी जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो होता है ना, सर्दी खांसी, वो वायरस के कारण होता है। और हमारा सही ऑप्शन क्या है? बी जो है वो सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय मेडिसिन कॉल्ड। ओके, जो होस्ट सेल्स में, होस्ट सेल्स मतलब जो जिसके होस्ट सेल मैंने बता दिया, रानी जैसे होस्ट है तो उसकी सेल्स में। ओके, होस्ट सेल के अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? पैथोस मीन्स डिसीज एंड जेनिक मीन्स जर्म्स, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, तो पैथोस मीन्स डिसीज एंड जन मीन्स का क्या होता है? जर्म्स। ओके, तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार कर रहे हैं, जो हमारे बीमारियों का कारण है। ठीक है, तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट सेल के अंदर रह रहे हैं उनको कौन सी दवाई से खत्म किया जाता है? मार डाला जाता है। तो पेन किलर तो दर्द भगाता है। एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी बॉडी में खुद डेवलप होती है, वो दवाई नहीं होती है। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। एंटीबायोटिक, जी हाँ, एंटीबायोटिक इसका सही आंसर है। वैक्सीन इसका सही आंसर नहीं है। ओके, एंटीबायोटिक, बायो मीन्स लाइफ, एंटी मीन्स अगेंस्ट। ओके, तो एंटीबायोटिक जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये दूसरे जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो बीमारी पैदा कर रहे हैं, उनको मारते हैं। ठीक है, उनको खत्म कर देते हैं। क्लियर? उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, उनको खत्म ही कर देते हैं। ओके, अब वैक्सीन्स क्या होता है?
हम वैक्सीन लगवाते, बच्चों को वैक्सीन लगती है, हम बड़ों को भी लगती है वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है? ये तो एंटीबायोटिक तो क्या है कि बीमारी आई है तो हम उसका इलाज करा रहे हैं, बीमारी आ ही ना, बीमारी जो है वो एंटर ही ना करे हमारी बॉडी में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वैक्सीन यूज करते हैं। तो ये वैक्सीन क्या होता है ना, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वीक फॉर्म होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो मरे हुए रहते हैं या वीक होते हैं, इनको हम अपनी बॉडी में क्या करवाते हैं? इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। वैक्सीन हमने क्या करवाया? इंजेक्ट करवाया, ठीक है। इंजेक्शन के थ्रू हमने वैक्सीन को अपनी बॉडी में एंटर करवाया, और वैक्सीन ने क्या किया? वैक्सीन ने जाके हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करा, इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया, वो जग गया, और उसने ये पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट, वैक्सीन तो हर बीमारी की लगती है ना, जैसे पोलियो की, पोलियो ड्रॉप्स आती है, वो भी क्या है? वैक्सीन है, ओके। कोविड-19 की वैक्सीन थी। तो क्या होता है? ये वैक्सीन जाके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती हैं, और इम्यून सिस्टम जो है वो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एंटीबॉडीज बना लेता है। एक बार हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वो एंटीबॉडीज बनी हुई रहती है। तो जैसे कभी भी अगर एक्चुअल में वो पोलियो वायरस हमने पी लिया, सॉरी पोलियो की ड्रॉप्स हमने पी ली, वो क्या है? वैक्सीन है, ओके। हमने उसको पी ली। अब क्या होगा? अगर कभी भी पोलियो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, एंटर हो भी जाएगा, तो हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम ने पहले से ही उसको खत्म करने के लिए पूरी प्रिपरेशन करके रखी है, ओके। तो क्या करेंगे? जैसे ही वो वायरस एंटर होगा, एंटीबॉडीज जाके लड़ के उसको बाहर भगा देंगे, भैया तुम्हारी जरूरत नहीं, हम पहले से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, तुम देखते हुए, ताड़ते हुए, ओके। तो वैक्सीन क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है ताकि वो क्या बना सके? एंटीबॉडीज बना सके। एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारी बॉडी में बनती हैं, और वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारी बॉडी बनाती है ताकि वो उसको लड़ के खत्म कर सके, उसको हमारी बॉडी से बाहर फेंक सके, ओके। तो वैक्सीन जो होती हैं वो ट्रिगर करती है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ताकि जब अगर एक्चुअल में वो वायरस आए, एंटर करे हमारी बॉडी में, तो एंटीबॉडीज तो पहले से प्रिपेयर्ड है, वो तुरंत उसको लड़के भगा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The two microorganisms which live in symbiotic association in lichens are, okay, lichens कौन सा एग्जाम्पल होता है? तो कौन से दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और जिनको हम लाइकेन बोलते हैं? देखो भैया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइकन, लाइकन में क्या होता है? फंगस और एल्गी, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, पर ये दोनों साथ में मिलजुल के प्यार से रहते हैं। एक दूसरे के लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होते हैं, हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बट एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं, ओके। फंगस जो है वो न्यूट्रिएंट, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करता है, वाटर वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड करते हैं। एल्गी जो है वो फंगस को इन रिटर्न में क्या देती है? फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करती है, क्लियर। तो इस लाइकन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलजुल के साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ओके। लाइकन यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो लाइकन में फंगस प्रोटोजोआ नहीं आता, एल्गी बैक्टीरिया नहीं आता, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ नहीं आता, एल्गी एंड फंगस आता है। और यहाँ पे आंसर पहले से आ चुका है, आंसर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गैस रिलीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज, ओके, जो ब्रेड को बनाते हैं, तो ब्रेड बनाते टाइम कौन सी गैस रिलीज होती है वो हमें बताना है। तो ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज होता है? ईस्ट यूज होती है, ओके। ईस्ट यूज होती है, और ईस्ट कौन सी गैस रिलीज करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। भाई ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करती है, ओके। यहाँ पे ब्रेड बन रहा है तो वो क्या रिलीज करेगा? कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस रिलीज होती है, तो बी इसका सही आंसर है। द डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट इज, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक ऐसी बीमारी जिसका कारण प्रोटोजोआ है, पर उसको फैलाता कौन है? कोई सा इंसेक्ट, ठीक है। स्प्रेड मतलब फैलाना, और कॉज मतलब जो एक्चुअल में बीमारी पैदा कर रहा है, ठीक है। तो बीमारी पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है, फैलाने वाला स्प्रेड है, ओके। तो कौन सी बीमारी है? डेंगू नहीं, मलेरिया, जी हाँ, मलेरिया जो है इसका सही आंसर है, ओके। मलेरिया इसका सही आंसर है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होती है,
और जिसको हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। मलेरिया जो है उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ होता है वो, और उसको स्प्रेड कौन करता है? मॉस्किटो फीमेल एनोफोलिस। ओके, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पहली डक 2 pits A and B in her garden. In pit A, she put up a polythene bag, pack it with some agriculture waste. ओके, पहली ने दो गड्ढे खोदे और दो गड्ढे खोदे और उनको नाम दे दिया A और B। ठीक है, जो गड्ढा A था उसने उसमें क्या किया? पुट अप पॉलिथीन बैग उसने पैकेट डाला, ठीक है, और उसमें सारे एग्रीकल्चर वेस्ट भर दिए। In pit B, she dumped the same kind of waste but without packing it in a polythene bag. Okay. पहली ने क्या किया? दो गड्ढे खोदे A और B। A में उसने क्या किया? पॉलिथीन में पैक करके जितना भी वेस्ट था वो उस गड्ढे में डाल दिया। ओके, और सेम वेस्ट उसने B में भी डाला, जो गड्ढा B था उसमें भी डाला, बट उसने इस वेस्ट को पॉलिथीन में कवर नहीं करा। ठीक है, She then covered both the pits with soil. What did she observe after a month? उसने दोनों पिट को, दोनों गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया, कवर कर दिया। After a month उसको क्या ऑब्जर्वेशन मिला वो हमें बताना है। Waste in pit A degraded faster than that in pit B. ये गलत है। Waste in pit B degraded faster than that in pit A. ये सही है। ओके, ये ऑप्शन जो है सही है। वेस्ट इन बोथ पिट्स डिग्रेडेड ऑलमोस्ट इक्वली, नो, ये गलत है। वेस्ट इन बोथ पिट डिड नॉट डिग्रेडेड अलॉट एट ऑल, ये भी गलत है। क्यों भाई? बी वाला जो है वो क्यों फास्ट डिग्रेड हुआ एज कंपेयर टू पिट ए? इसलिए हुआ क्योंकि पिट ए में जो वेस्ट था वो किस में था? पॉलिथीन के अंदर था, तो उसमें माइक्रोब्स और इन सब चीज़ों को क्या ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था। वहीं पिट बी जो था उसमें ऑक्सीजन मिल पा रही थी, गैसियस एक्सचेंज हो रहा था, तो डीकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो गई। ठीक है, फास्ट थी, जल्दी हो रही थी। नाउ वेस्ट इन पिट बी डिग्रेडेड, बी आंसर सही है। जो वेस्ट पिट बी में है वो जल्दी डिग्रेड हुआ देन इन पिट ए। ठीक है, पिट ए में लेट डिग्रेड हुआ बिकॉज पैकेट बी वॉज केप्ट ओपन। जो बी का था उसमें, पिट जो था उसमें पॉलिथीन बैग नहीं थी, उसको कवर नहीं किया था, so oxygen could go in which helped the microbes in decomposing the waste material easily. इसलिए जो ऑक्सीजन थी, O2 थी, वो easily मिट्टी में, पिट में या वेस्ट में आ रही थी, और जिससे जो बैक्टीरियाज थे, जो माइक्रोब्स थे, वो अपना काम जल्दी से जल्दी कर पा रहे थे। इन पैकेट ए, सिंस इट वाज सील्ड, ऑक्सीजन कुड नॉट एंटर एंड दस माइक्रोबियल डिग्रेडेशन डिड नॉट अकर। ओके, और जैसे कि हम बात करें पैकेट ए में, तो पैकेट ए में क्या हुआ था? वो सील था, वो कवर्ड था पॉलिथीन बैग में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया, ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो डिग्रेडेशन की प्रोसेस नहीं हुई। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Unscramble the jumbled words underlined in the following statement. ओके, यहाँ पे scrambled words दिए हुए हैं और उनको हमें क्या करना है? अनस्क्रैम्बल करना है, उनको हमें सही लिखना है। चलिए, क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। सेल्स ऑफ अवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीडोप टू फाइट पैथोजन। ओके, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो क्या एंटीबॉडी, एंटीडोट, सेल ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी होती है। भाई यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी होगी, एंटीबॉडी टू फाइट पैथोजन। कार्बोसलाइट इज एन एयरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आई गेस ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये क्या है? ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किसके कारण होती है? एयरबॉर्न डिसीजेज है, एयरबॉर्न डिसीज है, किसी के छींकने खांसने से फैलती है, और किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ये तो समझ में ही आ रहा है यार, एंथ्रेक्स है इसका सही आंसर। एंथ्रेक्स जो है वो डेंजरस बैक्टीरियल डिसीज होती है। जी हाँ, ईस्ट आर यूज्ड इन द वाइन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट को वाइन इंडस्ट्रीज अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज करती हैं, क्योंकि ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन शो करता है।
चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज है। ओके, नहीं अब समझ में आ गया, ये है एंटीबॉडीज। थोड़ा ध्यान से देखा तो यहाँ पे डबल आई है और ई ऐसा है, तो एंटीबॉडीज। ओके जी हाँ, चलिए एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। तो फर्स्ट जो था अनस्क्रैम्बल करके क्या बन गया, एंटीबॉडीज। ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे हमने ट्यूबरकुलोसिस ही लिखा है, इज एन इन्फेक्शन एयरबॉर्न, एयर के थ्रू स्प्रेड होती है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, एयरबॉर्न बोला है। और इसको कौन कॉज करता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वही मैं सोचा मायो तो मैंने नहीं सुना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके, एंथ्रेक्स जो है वो इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस और एनिमल्स पे, जो बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ईस्ट में होती है, जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है और गैस CO2 रिलीज करती है। क्लियर? जी हाँ, वेरी क्लियर। ये हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं और हम बात चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, सजेस्ट अ सूटेबल वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें सूटेबल वर्ड बताना है ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके लिए। केमिकल एडेड टू फूड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्या नाम बोलते हैं हम इनको, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। ओके, फूड में क्या ऐड किया हमने, केमिकल ऐड किया ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें, ताकि हम उसको काफ़ी दिन तक यूज़ कर सके, खाना खा सके। उसमें अगर हम काफ़ी दिन तक यूज़ करें तो ऑब्वियस सी बात है हम ये चाहेंगे कि उस पर माइक्रोब्स अटैक ना करें। ओके, तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स। ओके, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, है ना। एजेंट विच स्प्रेड्स पैथोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेक्टर होते हैं ये, या फिर हम इनको कैरियर भी बोलते हैं। नाउ केमिकल्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, केमिकल्स कौन सा होता है जो पैथोजन की ग्रोथ और उनको मार देता है, तो वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल्स एडेड इन फूड, दे प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन विदाउट ऑल्टरिंग द टेस्ट और अपीयरेंस। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं केमिकल्स होते हैं जिनको हम फूड में ऐड करते हैं, जो फूड का टेस्ट और उसमें तो कोई चेंजेस नहीं लाते, बट उनकी जो शेल्फ लाइफ है उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करें, उससे प्रिवेंट करके रखते हैं। राइजोबियम, राइजोबियम आर द नाइट्रोजन, ओह यहाँ पे आंसर नहीं लिखा था मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन, राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जो हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है। कैरियर वेक्टर आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिसीज। ओके, जो डिसीज स्प्रेड होती है वो किसके थ्रू होती है, वेक्टर के थ्रू होती है या फिर कैरियर के थ्रू होती है। एंटीबायोटिक्स, जी हाँ ये मैंने बोल के बताया था, बट इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है। ओके, एंटीबायोटिक जो होती है वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होती है, जो इनहिबिट करता है या फिर मार डालता है माइक्रोब्स को। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द डिस्कवरी मेड बाय देम गिवन इन कॉलम 2। ओके, हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है और उन्हें क्या डिस्कवर किया है। कॉलम 1 में हमने साइंटिस्ट का नाम लिया है और कॉलम 2 में उन्होंने क्या डिस्कवरी करी है वो हमें बताना है। ठीक है, अब लुइस पास्चर ने क्या किया था, लुइस पास्चर ने क्या किया था, किस चीज की डिस्कवरी करी थी, लुइस पास्चर ने करी थी फर्मेंटेशन की डिस्कवरी। तो हम मार्क करने वाले हैं ए इज थर्ड, ए का जो सही मैच है इज थर्ड इन कॉलम बी। ओके, रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था भाई, इन्होंने किया था एंथ्रेक्स बैक्टीरियम डिस्कवर। ओके, तो बी का है सेकंड। देन कम्स एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने जो है ना स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी, वैक्सीन टर्म भी इन्होंने ही दिया था और वैक्सीन की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की थी। और सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वैक्सीन की वो कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स की थी। ओके, तो सी का क्या है फोर्थ। नाउ कम्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी थी पेनिसिलिन की। ओके, तो
D1 और एक जो है वो ऐसे एक्स्ट्रा में दिया हुआ है. लेट्स चेक द आंसर. A थर्ड, B सेकेंड, C फोर्थ, D फर्स्ट. यस, हमने सही आंसर सारे मैच करे हैं. और अब हम बात करते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लेते हैं एक बार. लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857 बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट माइक्रोब्स कॉज सोरिंग ऑफ मिल्क. ओके, तो जो लुइस पास्चर थे उन्होंने फर्मेंटेशन की डिस्कवरी करी थी कब? 1857 में. उन्होंने ये देखा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो मिल्क को सोर बनाते, खट्टा बना देते हैं. ओके, हाँ ठीक है, खराब कर देते हैं. रॉबर्ट कॉज इज नोन फॉर हिज रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजिंग एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट किसने ढूंढा था? रॉबर्ट जी ने ढूंढा था, रॉबर्ट कॉज ने ढूंढा था. एडवर्ड जेनर इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. एडवर्ड जेनर ने को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी के फादर हैं ये, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन की डिस्कवरी करी थी. और फर्स्ट वैक्सीन कौन सी डिस्कवर करी थी? स्मॉल पॉक्स की. ओके, 1798 में. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डिस्कवर करे तो कौन सी वाली? पेनिसिलिन. ओके, विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज. और ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ये काफ़ी सारी बीमारियों को, बैक्टीरियल बीमारियों को, डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज होती है. ओके, तो ये था हमारा क्या? मैच द कॉलम. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेम वन कमर्शियल यूज ऑफ ईस्ट. ईस्ट का हमें कमर्शियल यूज बताना है. तो ईस्ट जो है वो फैक्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है. और ईस्ट जो है वो अल्कोहल, वाइन इंडस्ट्रीज में भी यूज होती हैं. ओके, शुगर जो फर्मेंट होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके लिए क्या यूज होता है? ईस्ट यूज होता है. यहाँ पे एक बोला था, मैंने आपको दो बता दी. बेकिंग ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक इज द कमर्शियल. और होना चाहिए, ठीक है. बेकिंग ब्रेड, ओके 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 ओके, इट्स करेक्ट. ओके, ब्रेड को बेक करना या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने के लिए ईस्ट जो है कमर्शियली यूज्ड होती है. ओके, ईस्ट का कमर्शियल यूज क्या है? ब्रेड बनाने में, और बेकिंग इंडस्ट्रीज में, और अल्कोहल बनाने में. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 12. नेम द प्रोसेस इन ईस्ट दैट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल. हमें ऐसे प्रोसेस के बारे में बताना है, इस प्रोसेस को नाम देना है. क्या नाम है? नेम करना है. ओके, कौन सा प्रोसेस बोला गया है? इसमें बोला गया है कि शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है. और कौन कर रहा है? ईस्ट कर रहा है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ईस्ट इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है ईस्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 13. Preservatives are used in kitchen on daily basis. List a few of them. Preservatives prevent the spoilage of food, lives for a long time from microbial infestation. Okay. Preservatives जो होते हैं किचन में यूज होते हैं डेली बेसिस पे. हमें उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का नाम देना है जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं. ओके, प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड. ठीक है, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल होने से रोकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक हमारा फूड चल सके और उसमें माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन ना हो. इन्फेस्टेशन मतलब माइक्रोब जो है उसमें पनपे ना. ठीक है, माइक्रोब जो है उसमें ग्रोथ और डेवलप ना हो. दैट इज नोन एज इन्फेस्टेशन. ओके, तो जो प्रिजर्वेटिव्स, हमको ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का नाम बताना है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं. ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का नाम बताना है और उनमें से कुछ लिस्ट भी करना है. और कैसे प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड, लिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन. जी हाँ, इन क्वेश्चन का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा. तो कौन कौन से होते हैं? तो सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया. किचन में ये डेली बेसिस पे यूज होता है. विनेगर, कॉमन सॉल्ट एंड ऑयल आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन द किचन. ओके, आई गेस ये आंसर होना चाहिए, है ना. यहाँ से आंसर है ये कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं. तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो फूड को खराब होने से बचाते हैं. जैसे अचार काफ़ी महीनों तक चलता है. क्यों चलता है? क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑयल और सॉल्ट होता है. ओके, तो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं?
फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं कि वो लंबे समय तक चले और उसमें माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन ना हो। माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कि माइक्रोब्स जो हैं उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट शो ना करें, उस पर अटैक ना करें, ठीक है। तो कौन से प्रिजर्वेटिव्स हो गए? विनेगर, कॉमन सॉल्ट, ऑयल जो हो गए वो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हो गए। शुगर भी होता है, ओके, जो हम डेली बेसिस पे किचन में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई शुड वी अवॉइड स्टैंडिंग क्लोज होगा, यू नो, डस क्लोज, इट इज क्लोज टू अ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट व्हाइल ही शी इज कफिंग। हमें बताना है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट है, जो टीबी का पेशेंट है, उसके पास में क्यों नहीं खड़े होना चाहिए जब वो खांस रहा हो, क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एयरबॉर्न डिसीजेज है, एयरबॉर्न डिसीज है, ठीक है, मतलब ये हवा से फैल रही है, ओके। अब क्या होगा कि एक पेशेंट है, एक पर्सन है, उसको टीबी है और वो खांस रहा है, वो खांस रहा है, तो जो बैक्टीरिया हैं, जो भी माइक्रोब्स हैं, वो कहाँ आ रहे हैं? एयर में आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ आ रहे हैं? वो खांस रहा है, तो खांसते खांसते उसके गले से, मुंह से बैक्टीरिया कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। बाहर कहाँ? एयर में, ओके। और अगर आप ऐसे पेशेंट के पास खड़े रहोगे जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, वो यहाँ पे खांस रहा है और आप यहीं खड़े हो, तो क्या होगा? वो ही एयर हम इनहेल करेंगे, इनहेल करके जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में अंदर आ सकता है। इसलिए हमें ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के पास में खड़े नहीं होना चाहिए जब वो खांस रहा होता है। Tuberculosis is an airborne disease which is easily spread when the infected person cough. ओके अब क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एयरबॉर्न डिसीज है, मतलब कि ये हवा से फैलती है और ये इजीली स्प्रेड हो जाती है इन्फेक्टेड, अगर कोई भी, जिसको भी ट्यूबरकुलोसिस है, अगर वो खांसे छींके उससे, ठीक है, खांसने से स्पेशली। As coughing spread germs in the air and these germs remain suspended in air until inhaled by present in proximity of the patient who is suffering from the disease. ओके अब क्या होता है? जो उसने खांसा, कफिंग मतलब क्या होता है? खांसना। उसने जैसे ही खांसा तो ये जो जर्म्स हैं, जो माइक्रोब्स उसकी बॉडी में थे, खांसने के साथ वो कहाँ आ गए? हवा में आ गए, एयर में आ गए, ओके। वो एयर में ही प्रेजेंट रहते हैं, वो जो जर्म्स हैं वो एयर में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब क्या हुआ? कोई पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, वो उसने क्या किया? वो एकदम क्लोज कांटेक्ट में है पेशेंट के, ठीक है, एकदम उसके पास रह रहा है, तो वो एयर जो है वो हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा और जैसे ही वो इनहेल करेगा तो जर्म्स जो है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे, ओके। सबसे पहले क्या हुआ? जो टीबी का पेशेंट था उसने खांसा, खांसने से क्या हुआ कि जो माइक्रोब्स उसकी बॉडी में थे वो कहाँ आ गए? हवा में आ गए, एयर में आ गए। एयर में प्रेजेंट रहते हैं जब तक उसको कोई दूसरा पर्सन नहीं मिल जाता, ओके। अब जैसे ही हेल्दी पर्सन ने सेम एयर इनहेल करी, तो वो इनहेल जैसे ही करी, हवा को जैसे ही अंदर लिया, तो हवा के साथ ये जो माइक्रोब्स थे वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में पहुंच गए और उसको भी क्या हो जाएगा? उसको भी टीबी हो जाएगी, ओके। दैट इज वाई वी शुड अवॉइड स्टैंडिंग क्लोज टू अ टीबी पेशेंट। इसलिए हमें टीबी पेशेंट के ज़्यादा करीब में खड़े नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसके पास नहीं रहना चाहिए, ओके। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बढ़ते हैं 15 पर। पोलियो ड्रॉप्स आर नॉट गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया, व्हाई? अब जो पोलियो ड्रॉप्स हैं, पोलियो की बूंद जो होती हैं, वो हमें ऐसे बच्चे को नहीं देना चाहिए जिनको डायरिया हो रहा है, जिनको लूज मोशंस हो रहे हैं। तो क्यों नहीं देना चाहिए? अगर हमने पोलियो ड्रॉप्स क्या होता है? हम ड्रॉप्स टंग में लेते हैं, ओके। तो ड्रॉप्स हैं वो तो हम पीते हैं, उसको इंजेक्ट तो करवाते नहीं अपनी बॉडी में दूसरी वैक्सीन के जैसे, इसको तो हम 2 ड्रॉप्स 5 ड्रॉप्स जितनी भी होती हैं वो लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को डायरिया है तो ये जो पोलियो के ड्रॉप्स है कहाँ जाएंगे? हमारे पेट में जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे। अब डायरिया हो रहा है, लूज मोशन लगे हैं, तो ये जो ड्रॉप्स हैं, ये जो वैक्सीन है, ये क्या हो जाएगी? लूज मोशन के साथ हमारी बॉडी के से बाहर चली जाएंगी, ओके। अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, बाहर चली जाएंगी। इसलिए जिस बच्चे को लूज मोशंस होते रहते हैं उनको हम पोलियो ड्रॉप्स नहीं देते हैं। If the child is suffering from diarrhea, the polio drops, that is an oral vaccine for fighting against polio virus, may be excreted out because of frequent motion. ओके अगर बच्चे को डायरिया है और हमने उसको, पोलियो जो है वो क्या है? ओरल वैक्सीन है, ठीक है। 2 ड्रॉप्स हम देते हैं, 0.5 ml शायद,
और वो किसके लिए होती है, वो होती है कि जो पोलियो वायरस है उससे हम फाइट कर सकते हैं, हमारी बॉडी फाइट कर सके। ओके, अब ओरल वैक्सीन है, अब इसको हमें, ये ओरल वैक्सीन कहाँ से जाएगी, ये जाएगी पेट में। और अगर हमको मतलब बच्चों को लूज मोशन होते हैं तो लूज मोशन के साथ, फ्रीक्वेंट मोशन के साथ ये जो वैक्सीन है वो भी बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, रिमूव हो जाती है बॉडी से। Okay, thus the child becomes susceptible to polio inaction as the vaccine becomes ineffective to fight against invading pathogen. इसलिए जो child होता है वो susceptible हो जाता है। susceptible मतलब कि वो prone हो जाता है। okay? child है, अब वो मतलब उसको हो सकता है, जिसके पास वैक्सीन है अब उसको कुछ नहीं होगा। ओके, पर जिसने वैक्सीन नहीं लगवाया तो उसमें चांसेस बढ़ जाता है। ससेप्टेबल मतलब कि उसके चांसेस बढ़ गए हैं, वो प्रोन हो चुका है कि हाँ उसको वैक्सीन नहीं है तो उसको वायरस अटैक करेगा और वो बीमार हो सकता है। ओके, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 15 का आंसर। ओके, वैक्सीन जो है वो फ्रीक्वेंट मोशन के साथ एक्सक्रीट हो जाती है, तो वैक्सीन इतने अच्छे से इफेक्ट नहीं कर पाती हमारी बॉडी में। और जो चाइल्ड, हमारी बॉडी मतलब चाइल्ड है जिसको लूज मोशन के टाइम पे पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स पिला दी है, तो क्या होता है वो मोशन के साथ फ्रीक्वेंट मोशन के साथ क्या हुआ, वो एक्सक्रीट आउट हो गई। ओके, तो वैक्सीन जो थी वो इनफेक्टिव हो गई और जो चाइल्ड था वो क्या हो गया, उसमें चांसेस बढ़ गए कि अब जो पोलियो वायरस है वो उसको अटैक करेगा, तो हो सकता है कि वो उसमें क्या पैथोजेनिसिटी शो कर सके, मतलब साइन सिम्टम शो कर सके, वो बीमार कर दे चाइल्ड को। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16, पहली वॉच ग्रैंड मदर मेकिंग मैंगो पिकल। पहली ने देखा कि उसकी ग्रैंड मदर जो थी, दादी नानी जो थी, वो मैंगो पिकल बना रही थी, आम का अचार बना रही थी। आफ्टर शी बॉटल द pickle, her grandmother poured oil on top of the pickle before closing the lid. पहली wanted to know why oil was poured. Can you help her understand why? अब पहली अपनी दादी को देख रही थी कि दादी जो है उसकी वो क्या बना रही है, आम का अचार बना रही है। अब आम का अचार में जब बन गया, उन्होंने क्या किया, अचार को किस में डाला, बॉटल में डाला। ओके, अब जैसे ही उन्होंने बॉटल में पिकल्स को डाला, अचार को डाला, उसमें उन्होंने क्या डाला, बहुत सारा तेल डाल दिया। ठीक है, poured oil on the top of the pickle, ठीक है, और उसको बंद कर दिया, अचार के डब्बे को, बॉटल को बंद कर दिया। तो यहाँ पे पहली सोच रही है कि ऐसा क्यों किया गया। तो आप बता सकते हो ऐसा क्यों किया गया? जी हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख चुका है और उसमें बताया था क्या, उसने बताया था कि ऑयल जो है वो फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता, उसमें माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन नहीं होता, मतलब माइक्रोब्स जो हैं पिकल को, अचार को अटैक नहीं करते, तो फूड, हमारा खाना जो है वो खराब नहीं होता। ओके, हम आंसर देख लेते हैं। द ऑयल poured on the pickle forms a barrier between the pickle and air. ठीक है, तो ये जो ऑयल डाला था अचार में वो क्या करता है, वो बैरियर बनाता है। ओके, एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है, किसके बीच में, पिकल और एयर के बीच में, अचार और हवा के बीच में। दिस प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर फ्रॉम एंटरिंग जार एंड अटैकिंग द पिकल एंड स्पॉइलिंग इट। और इसके कारण, ये बैरियर के कारण, ये लक्ष्मण रेखा के कारण क्या होता है कि एयर में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो पिकल पर अटैक नहीं कर पाते। ओके, अटैक नहीं कर पाते तो उसको खराब नहीं कर पाते, स्पॉइलिंग मतलब खराब करना। Thus increasing the shelf life of a pickle. इसलिए जो पिकल्स की शेल्फ लाइफ होती है, मतलब कब तक ये खराब नहीं होंगे, काफी दिन तक ये चलते रहेंगे, उसको हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन जो है मैच द कॉलम आ चुका है। मैच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन इन द कॉलम 1 टू द ग्रुप टू विच दे बिलोंग इन कॉलम 2। कॉलम 1 को हमें कॉलम 2 से क्या करना है, मैच करना है। ओके, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, बैक्टीरिया है, फंगाई है या बैक्टीरिया है। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो है बैक्टीरिया, तो इसका फोर्थ। ओके, एस्परगिलस जो होता है वो फंगाई का नाम होता है, तो सेकेंड इज फंगाई। थर्ड स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, स्पायरोगायरा जो है वो एल्गी है। ओके, थर्ड इज फर्स्ट, स्पायरोगायरा इज एल्गी। पैरामीशियम इज प्रोटोजोआ, फोर्थ। ओके,
तो ये रहा इसका आंसर और हम चेक कर लेते हैं हमारे सही आंसर। ओके, A is fourth, B is third, B matches correctly with third, C first, D second. Yes, ये D था। चलो मैंने 1 2 3 लिखा था, यहाँ पे ABCD लिखा है। ओके, लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ओके, लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया है, वो हमारा दोस्त होता है। वो हमारा दोस्त कैसे होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, दही में। ओके, एस्परगिलस इज अ फंगी फ्रॉम व्हिच पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज एक्सट्रैक्टेड, दैट इज ए नाइगर। ओके, एस्परगिलस क्या है? फंगाई है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट किया गया था, निकाला गया था, ढूंढा गया था। ओके, स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा है। ओके, फिलामेंटस ग्रीन स्पाइरल इन शेप, ग्राउंड एज ग्रीन स्लाइमी मैट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। ओके, ये क्या होते हैं? ये जो है स्पायरोगायरा जो है ये एल्गी होते हैं। ये क्या होते हैं? स्पाइरल शेप के होते हैं और ये कैसे ग्रीन स्माइली स्लाइमी, नॉट स्माइली, स्लाइमी मैच की तरह होता है। मतलब कि ये ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत चिकने टाइप के, मैट टाइप के लगते हैं हमें। मैट कैसे सॉफ्ट लगते हैं ना, वैसे ये मैट टाइप के हमें लगते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये? वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज के पास या वाटर बॉडीज में हमें एल्गी देखने को मिलता है। एल्गी पता है ना, वो काई जो बारिशों में ज्यादातर देखने को मिलती है। पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ फाउंड इन वाटर बॉडीज। ज़रूरी नहीं है पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, और ये प्रोटोजोआ है जो वाटर बॉडीज़ में मिलता है। हाँ, ये बात सही है। पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल से बना हुआ है। और ये क्या है? प्रोटोजोआ है, जो ज़्यादातर हमें किस में देखने को मिलता है? वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू फ्रेंडली एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें फ्रेंडली एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया करना है जो यहाँ पे दिए गए हैं। ईस्ट, मलेरियल, पैरासाइट, लैक्टोबैसिलस, ब्रेड मोल्ड, राइजोबियम, बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके, तो इसमें से ईस्ट जो है, लैक्टोबैसिलस जो है और राइजोबियम जो है, ये क्या है? हमारे हेल्थ फ्रेंडली है। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं FF, ईस्ट फ्रेंडली। मलेरियल पैरासाइट हार्मफुल है, तो यहाँ पे हमने H लिख दिया। लैक्टोबैसिलस जो है वो हमारे फ्रेंड्स हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं? वो मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। ब्रेड मोल्ड जो है वो हार्मफुल है, फंगस, भाई खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, राइट। राइजोबियम जो है ये क्या होता है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। देन कम बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो होते हैं ये भी हार्मफुल होते हैं, ये बीमारी एंथ्रेक्स कॉज करते हैं। चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। ओके, चलिए मैंने बता दिया आंसर, लेट्स चेक द आंसर। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? द माइक्रोब्स व्हिच बेनिफिट्स ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन वन वे और द अदर आर कंसिडर्ड एज फ्रेंडली माइक्रोब्स। ओके, ऐसे माइक्रोब्स जो हमें बेनिफिट दे रहे हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली है। ओके, हमारे किसी ना किसी काम में आ रहे हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम के हैं। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो कौन से हो गए? ईस्ट जो है, ईस्ट फ्रेंडली है क्योंकि वो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ब्रेड बनाने में यूज हो रहा है, और क्या कर रहा है? ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स का प्रिपरेशन के लिए भी ईस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है। शुगर अल्कोहलिक ड्रिंक्स में कन्वर्ट करता है थ्रू द प्रोसेस फर्मेंटेशन, और ये कौन करता है? ईस्ट करते हैं। Used in food industries where fermentation is required, like bread making or wine and beer industries. Okay? Lactobacillus used in curd formation. Lactobacillus जो है वो दूध से दही बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। राइजोबियम helps in mixing atmospheric nitrogen, increasing soil fertility. It is formed in the roots of leguminous plants. Okay, राइजोबियम जो है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। किस फॉर्म में फिक्स करता है? नाइट्रेट्स के फॉर्म में। ओके, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मतलब सॉइल में नाइट्रोजन या फिर हमें बोलना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट हो जाता है, ठीक है, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं वो वापस। और ये हमें कहाँ मिलता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में हमें बैक्टीरिया राइजोबियम मिलता है। हार्मफुल
माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमें बीमारी पैदा कर रहे हैं। ओके, तो कौन से हो गए? मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है, प्रोटोजोआ है वो, और वो क्या करता है? वो मलेरिया पैदा करता है। ठीक है, कॉज मलेरिया इन होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी का मतलब मैं बता चुकी हूँ, जिसमें ये पर्टिकुलर मलेरियल पैरासाइट रह रहा है। ठीक है, अगर सपोज मेरी बॉडी में मलेरियल पैरासाइट है तो मैं क्या हो जाऊंगी? उसकी होस्ट। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड जो है वो ब्रेड को खराब करती है, सड़ाती है, स्पॉइल्स ब्रेड, ये फंगाई होता है। बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया है, कॉजेस एंथ्रेक्स आर हाईली इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसीजेस। ओके, ये क्या कॉज करते हैं? एंथ्रेक्स कॉज करते हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, While returning from the school, बूजो ate चाट from a street hawker. ओके, अब बूजो स्कूल से आ रहा था, उसने क्या किया? स्ट्रीट से क्या खाया? चाट खाई। ओके, when he reached home he felt ill and complained of stomach ache and fell ill. Okay, what could be the reason? अब वो जैसे ही घर पहुंचा उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको पेट दर्द होने लगा, तो क्या रीजन हो सकता है? ये रीजन हो सकता है कि वो जो चाट है वो स्पॉइल्ड था, मतलब उसमें माइक्रोब्स का इन्फेस्टेशन था, मतलब कि माइक्रोब्स ने उस पर अटैक कर चुका था उस खाने को, और उस खाने को क्या कर दिया था? खराब। ओके, तो बेचारे बूजो स्कूल से लौटते हुए आ रहा था, उसने चाट खाई जो कि हो चुकी थी स्पॉइल्ड, और किसने करी थी? माइक्रोब्स ने। अब जैसे ही उसने वो खराब चाट खाई, उसका पेट दुखने लग गया, वो बीमार हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। चलिए, द रीजन कुड बी that the chart was contaminated by pathogenic microorganism. ओके, रीजन ये हो सकता है कि चाट जो था वो कंटामिनेटेड था, वो खराब था, उसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। द अनहाइजीनिक कंडीशन प्रेजेंट नियर द शॉप बिकम्स द ब्रीडिंग प्लेस फॉर माइक्रोब्स, फ्लाइज एक्सेट्रा। अब जो दुकान थी उसके आजू बाजू अगर अनहाइजेनिक होगा वो, ठीक है, उधर कहीं पे कचरा पड़ा है, कहीं पे ड्रेन्स ओपन है, तो किसका हब बन जाता है? वो ब्रीडिंग हब बन जाता है, वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोज का। ओके, उसके कारण भी हो सकता है। द पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड टू प्लेस बाय flies and others vectors. Even the utensils used for serving could have been contaminated by the pathogenic microorganisms. ओके, क्या लिखा है? पैथोजेंस जो है वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं? उनको ट्रांसमिट कौन करता है? वैक्टर्स करते हैं। वैक्टर्स कौन होते हैं? हमारे हाउस फ्लाइज, मक्खियाँ, मच्छर, मॉस्किटोज, ये क्या होते हैं? ये डिसीजेस को ट्रांसमिट करते हैं, पैथोजेंस को ट्रांसमिट करते हैं। इवन जिस यूटेंसिल, जिस बर्तन में उसने खाना खाया होगा, चाट खाई होगी, हो सकता है वो भी खराब हो, अच्छे से वॉश ना हुई हो, या गंदे पानी में वॉश हुई हो। ओके, वॉश हुई हो। If such microbial contaminated food is consumed, several diseases like diarrhea, dysentery, cholera, etc. may occur. अगर ऐसे हमने contaminated food खा लिया, कंटामिनेटेड फूड मतलब जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है, अगर ऐसा फूड हमने खा लिया तो हम बीमार पड़ सकते हैं और हमें कई बीमारियां लग सकती है, कि जैसे डायरिया, लूज मोशन, डिसेंट्री। डायरिया में ब्लड भी आ रहा है और फ्रॉथ भी आ रहा है, फ्रॉथ मतलब झाग भी बन रहा है, फ्रॉथ। और कॉलेरा हो सकता है, कॉलेरा इज, उसमें भी क्या होता है? उसमें भी लूज मोशंस होते हैं। ओके, एक्सेट्रा, ये सारी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, What will happen to puris and unused needed flour होगा, फ्लोरी क्या होता है? फ्लोर, if they are left in the open for a day or two। अब हमें ये बताना है, जो पूड़ी है, जो पूड़ी हम मम्मा बनाती हैं, तेल में फ्राई करती, उनका क्या होगा? और अनयूज्ड नीडेड फ्लोर। ओके, नीडेड मतलब गुथा हुआ आटा रखा हुआ है बट यूज नहीं किया गया है, उसको हमने 2 दिन के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए खुला छोड़ दिया। ठीक है, एक पूड़ी है, पूड़ी को, बहुत सारी पूड़ी को हमने क्या करा? खुला छोड़ दिया 1-2 दिन के लिए, और वहीं गुथा हुआ आटा रखा, उसको भी हमने 1-2 दिन के लिए खुला छोड़ दिया। तो क्या हो गया? तो भाई पूड़ी तो जो है उसको तो ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूड़ी को हमने डीप फ्राई किया गया है। किसमें? उसको तेल में फ्राई किया गया है, ऑयल में फ्राई किया गया, तो ऑयल क्या हो गया? एज अ प्रिजर्वेटिव वो एक्ट करेगा। बट आटे के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आटे को क्या होगा? आटा जो है वो खराब हो जाएगा, माइक्रोब्स जो हैं उस पर अटैक करेंगे, इन्फेस्टेशन हमें देखने को मिलेगा। The unused needed flour is left
in warm condition gets infected by microbes which causes fermentation and spoils the flavor, texture, etc. of the flour. एक ओके यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि जो गुथा हुआ आटा है अगर उसको हमने वार्म कंडीशन में, मतलब हॉट, जैसे भी गर्मी चल रही है, गर्मी के मौसम में अगर हमने उसको खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, ये होगा कि आटे में माइक्रोब्स जो हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लग जाएगा, जिसके कारण आटा खराब हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, हमें बदबू आएगी, उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, ओके, फ्लेवर चेंज हो जाएगा। The puris would remain in the relatively good condition because these were deep fried and heated oil that kills microbes. Okay, और पूरी जो है वो अच्छी कंडीशन में रहेगी क्योंकि हमने उसको डीप फ्राई किया है ऑयल में, और ऑयल जो है वो क्या है, प्रिजर्वेटिव। और ऑयल में जब हमने उसको डीप फ्राई किया था तो जितने माइक्रोब्स होंगे उसमें पहले से प्रेजेंट आटे में, वो सब मर चुके थे। इसलिए पूरी जो है हमारी काफ़ी दिन तक चल जाएगी, मतलब 1-2 दिन तक वो खराब नहीं होगी। ओके, चलिए next question number 21st. Name 2 diseases that are caused by virus. Write 1 important characteristics of virus. Okay, हमें 2 बीमारियों के बारे में बताना है जो वायरस से होती है, और हमें वायरस का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो वायरस से कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बीमारियां होती हैं, और कौन सा था, एड्स होता है, और क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी कुछ और भी पढ़ा था हमने, पोलियो वायरस के बारे में पढ़ा था, मतलब पोलियो ड्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। तो उसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है ना, जो कॉजेटिव माइक्रोब्स है जिसके कारण वो हो रहा है, तो वो भी वायरस के कारण होता है। ओके, डेंगू जो है वो भी वायरस के कारण होता है। चलिए, इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स और 2 डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमंस। ये तो एकदम ही अलग नाम ले लिया मैंने, इतने सारे नाम बता दिए, कुछ भी लिख सकते हो। इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स जो है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। वायरसेस आर डेड। जब देखो क्या होता है, वायरसेस जो होते हैं ना वो लिविंग कब होते हैं, लिविंग की तरह एक्ट कब करते हैं, जब उनको होस्ट मिलता है। ओके, होस्ट मतलब दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उनको मिलता है। वायरस जो है ना वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, उसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए। जैसे ही वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है, घुस जाता है, तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब वो लिविंग रूप में आ जाता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ लिविंग। वायरसेस आर डेड व्हेन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। वायरसेस वैसे मरे हुए रहते हैं, अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, पेन में प्रेजेंट है, सेंस बोर्ड पे प्रेजेंट है, तो वो क्या है, मरे हुए हैं। जैसे ही वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं मरा हुआ नहीं हूँ। ओके, They can reproduce only inside the cell of an infected person as host। और वो कहाँ reproduce करते हैं, वो सिर्फ infected person के अंदर ही reproduce करते हैं, उनको living organism ही चाहिए reproduce करने के लिए। ओके, चलिए next question. Observe the figure and answer the question that follow. Write the name of the disease. ओके, ये भिंडी वाली बीमारी है, मोज़ाइक वाली, येलो वेन मोज़ाइक, भिंडी येलो वेन मोज़ाइक वाली बीमारी है ये। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिसीज। हाउ डज द डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। नेम एनी 2 प्लांट डिसीजेस एंड द माइक्रोब्स दैट कॉजेज देम। चलिए इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। द डिसीज इज अ येलो वेन मोज़ाइक ऑफ द लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर नहीं, लेडी फिंगर। ओके, लेडी फिंगर नहीं है, लेडी फिंगर। भिंडी, ओकरा, भिंडी को हम ओकरा भी बोलते हैं। द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल्टरनेटिंग ग्रीन एंड येलो पैचेस एंड क्लोरोसिस वेन। ओके, इसमें हमें क्या मिलता है, ये डिसीज में हमें पत्तियों में ग्रीन और येलो पैचेस मिलते हैं, ग्रीन येलो ऐसे ऑल्टरनेटिवली हमें मिलते हैं। सीवियरिटी ऑफ डिसीज लीड्स टू कंप्लीट येलोइंग ऑफ लीव्स। अगर हम इस बीमारी की सीवियरिटी देखेंगे कितने हद तक ये बढ़ सकती है, तो ये होता है क्या, इसमें क्या होता है कि पत्तियां जब पूरी पीली पड़ जाती हैं, इसका मतलब बीमारी कुछ ज़्यादा गहरी है, बढ़ चुकी है। ओके, भिंडी येलो वेन मोज़ाइक वायरस कौन से वायरस के कारण होता है, ये भिंडी येलो वेन मोज़ाइक वायरस के कारण होता है। द डिसीज ट्रांसमिशन अकर्स वाया द इंसेक्ट सिटिंग ऑन एंथर ऑफ डिसीज प्लांट एंड मूविंग टू अदर। ओके, अभी कैसे ट्रांसमिट होता है, ये वेक्टर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अगर कोई इंसेक्ट बीमार भिंडी के एंथर पे बैठा हुआ है, ठीक है, बीमार भिंडी के पेड़ के एंथर पे बैठा हुआ और एंथर से उठ के वो हेल्दी पेड़ पर चला गया, तो ऐसे इंसेक्ट से जो है बीमारियां फैल जाती हैं।
प्लांट डिसीज अकरिंग कॉमनली आर, कौन कौन सी प्लांट डिसीज है जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है? फर्स्ट हो गई कॉमन रस्ट प्यूसिनिया ग्रामिनेस। ओके, ये फंगस होता है, इसमें ब्राउन पुस्टूल्स हमें देखने को मिलते हैं विच कैन बी elongated और ओव्यूल डेवलप्स ऑन बोथ द लीफ सरफेस ऑन रप्चरिंग द रिलीज स्पोर्स। ओके, तो एक कॉमन रस्ट होता है प्यूसिनिया ग्रामिनेस, ये क्या होता है, इसमें हमें ब्राउन पिस्टूल्स, ब्राउन पैचेस टाइप के देखने को मिलते हैं जो elongated होते हैं, लंबे होते हैं या फिर ओव्यूल शेप के होते हैं। ओके, ये लीफ के दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये सपोज दिस मेरा ये जो हाथ है ये क्या है, पत्ती है। ओके, तो इसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों सरफेसेस पे लीफ के क्या ये पैचेस पुस्टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया लीजन ऑन लीव्स stems and fruits of citrus tree which fruit and leaves drops prematurely from trees. Okay, citrus canker xanthomonas जो है वो leaf stem और fruits में देखने को मिलता है हमें citrus trees के। ओके, और इसमें क्या होता है, इस बीमारी से क्या होता है, इस बीमारी से फ्रूट्स और पत्तियां फुली मैच्योर नहीं हो पाती है, मैच्योर बिना हुए इमेच्योरली ये प्लांट से क्या हो जाती हैं, गिरने लगती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं वो हमें बताना है। तो वैक्सीन कैसे काम करती हैं, तो ये जो होता है ना, ये बीमारी आने से पहले हम वैक्सीन लगा लेते हैं। ओके, तो जैसे ही वैक्सीन को हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं थ्रू, या तो इंजेक्शन से लगती है या हम ड्रॉप्स लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जगाता है, भाई जागो मैं आया हूँ। तो जैसे इम्यून सिस्टम जगता है किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के कारण, तो वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन के लिए एक कुछ बोलना चाहिए हाँ, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज बना के रखता है, दवाई पहले से बना के रखता है। ओके, वैक्सीन कंटेन्स डेड और वीकेंड माइक्रोबियल स्ट्रेन ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज, किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीज, चलो हम क्या ले लें, पोलियो ले लें। ओके, पोलियो ड्रॉप्स हमने ली, वो क्या है, वैक्सीन है, हमने ली। अब वो क्या करेगी, पोलियो ड्रॉप्स जाके हमारे इम्यून सिस्टम को जगाएगी। पोलियो ड्रॉप से हमारे इम्यून सिस्टम को जगाया, और इम्यून सिस्टम ने जग के क्या किया कि उस पोलियो वायरस जो वीकेंड था, डेड था, उसको क्या कर दिया, उस वीकेंड था, डेड तो नहीं था, पोलियो वायरस जो होते हैं वो उसमें वीकेंड सब्सटेंसेस यूज होते हैं। ओके, उसके अगेंस्ट क्या किया, हमारे इम्यून सिस्टम ने जगा और उस पर्टिकुलर वायरस के लिए एंटीबॉडीज बना ली। क्या बना ली, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनाकर रख ली। ओके, तो वैक्सीन जो होते हैं या तो उसमें डेड होते हैं या तो उसमें हम माइक्रोब्स को वीक कर देते हैं, डेड माइक्रोब्स होते हैं या वीक माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डिसीजेस के। तो इससे अगर पोलियो वायरस है तो हम पोलियो वायरस का ही कुछ पार्ट लेंगे। ओके, पोलियो वायरस का हम माइक्रोब का ही पार्ट लेके वैक्सीन बनाते हैं, उसको हम वीक कर देते हैं, मार देते हैं। ओके, तब हम वैक्सीन बनाते हैं। When a vaccine is introduced into a healthy body, it produces specific cells against the pathogen. ओके, जैसे ही वैक्सीन हमारी बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारी बॉडी स्पेसिफिक सेल बनाने लगती है, एक मतलब पर्टिकुलर टाइप के सेल्स बनाने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ये बनाती है। ओके, एंटीबॉडीज ये बनाती है उसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। ऐसा नहीं कि हमने पोलियो वायरस की वैक्सीन लगवा ली तो ये जो वैक्सीन है अब हमें चिकन पॉक्स से भी बचाएगी, अब हमें ट्यूबरकुलोसिस से बचाएगी, ऐसा नहीं है। हमने पोलियो वायरस की वैक्सीन ड्रॉप्स ली हैं तो वो हमें पोलियो वायरस से ही बचाएगी। ओके, बाकी सारी बीमारियों से हमें रोकेगी नहीं, हमें बचा के नहीं रखेगी। These cells are called antibodies and they become active when the pathogen attacks our body. ओके, ये सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। और जब एक्चुअल में पैथोजेंस हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, जब हमारी बॉडी में अंदर घुस आते हैं, अटैक करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज एक्टिव होते हैं और अपना काम दिखा लेते हैं। अरे आ गया है दुश्मन, अब भगाना है उसको। ओके, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ रिएक्शन। हमारी बॉडी जो है लड़ती है, मारती है, और ये सारी चीज़ें कैसे होती है, हमारे सेल्स के पास तलवार चाकू वाकू थोड़ी है कि मार के भगाएगी, तो वो क्या करती है, रिएक्शंस कराती हैं। ओके, रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में जिसके कारण
पैथोजेंस जो है वो मर जाते हैं। क्लियर? ओके। These antibodies remain in the body for lifelong and protect against the microbe when microbe enters the body again. और ये एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रहती है, लाइफ लॉन्ग रहती है, जब तक लाइफ है तब तक रहती है। और जब कभी फिर से अगर पर्टिकुलर वायरस या माइक्रोब पैथोजेंस हमारी बॉडी में अटैक करने की कोशिश करता है तो वो फिर से खड़ी हो जाती है। तू फिर आ गया, एक बार भगाया, समझ में नहीं आया, लगता अब तेरे को अच्छे से भगाना पड़ेगा। ओके, तो ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में हमारे जब तक हम जिंदा हैं तब तक प्रेजेंट रहती हैं और वो क्या करती है, हमें एक्चुअल पैथोजन जब अटैक करता है तब ये अपना काम दिखाती हैं, शुरू करती हैं। वैक्सीन्स कैन बी गिवन ईदर ओरली इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स और इंजेक्टेड इन द बॉडी। ओके, ये जो है वैक्सीन ये क्या करती हैं, या तो हम इसको ओरली ले सकते हैं जैसे पोलियो ड्रॉप्स, या फिर हम इंजेक्टेड करवाते हैं, इसको इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। ओके, जैसे कोविड वैक्सीन्स थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 23 हमने देख लिया, लेट्स सी 24। ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें सेटअप दिया है और हमें क्वेश्चंस पूछे गए, उनका आंसर हमें देना है। चलिए, क्या दिया है, ए और बी दिया है। ए यहाँ पे कुछ जार टाइप का है जो कनेक्टेड है टेस्ट ट्यूब से, बी में लाइम वाटर है, और जो ए जार है उसमें वार्म शुगर सोल्यूशन प्लस ईस्ट है। क्या है, वार्म शुगर सोल्यूशन एंड ईस्ट। What happens to the sugar solution in A? ओके, जो शुगर सॉल्यूशन है उसका क्या हाल होगा, उसका ये हाल होगा कि ईस्ट भी प्रेजेंट है भाई, तो ईस्ट जो है शुगर को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और क्या रिलीज करेगा, गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट जो है वो शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, और अल्कोहल में रिलीज करेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन करेगा भाई, फर्मेंटेशन। ओके, विच गैस इज रिलीज इन ए, कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी, CO2। What chain will you observe in B when the release gas pass through it? अब ये जो कनेक्टेड है, ठीक है, ये वाला जार ए टेस्ट ट्यूब बी से कनेक्टेड है, आपको ये कनेक्शन दिख रहा है बीच में। ओके, तो जो गैस रिलीज होगी, जो गैस इस कंटेनर में सॉल्यूशन में रिलीज होगी, वो इस कनेक्शन के थ्रू कहाँ पहुंचेगी, वो पहुंचेगी बी में। ओके, तो क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो गैस कहाँ पहुंचेगी, वो पहुंचेगी बी में, और क्या करेगी, लाइम वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो हो जाता है मिल्की अपीयरेंस, मिल्क टाइप का दिखने लगता है, दूध जैसा दिखने लगता है। ओके, चलिए, let's check the answer. Yeast grow very rapidly on the sugar containing substances. It multiplies and increases in number, and in process converts the sugar into alcoholic products with the release of CO2 gas. Okay, तो yeast जो है वो sugar solution अगर उसको मिल जाए तो वो बोलता अरे वाह, अब तो मज़े ही मज़े हैं, अब तो मैं अपने आप को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी ईस्ट जो है वो शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, ग्रो करता है। ओके, जैसे वो ग्रो करता है शुगर सॉल्यूशन को वो किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है। In flask A, fermentation is occurring due to the presence of yeast and its utilization of sugar. ओके, फ्लास्क ए में क्या हो रहा था, जार ए में क्या हो रहा था कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही थी। इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन जो है वो ईस्ट करता है, और क्या करता है इसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन ए ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये क्या हो गया, आंसर बी हो गया कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस के टाइम पे जो फ्लास्क ए में हो रही है उस टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। ओके, द गैस रिलीज ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन सेटअप इज कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन CO2 is passed over lime water in setup B, its color changes, that is the lime water turns milky.
ओके अब जो सेटअप ए में गैस रिलीज हो रही थी, कौन सी गैस रिलीज हो रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब सेटअप बी में पहुंचती है, सेटअप बी में क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है लाइम वाटर। जब CO2 और लाइम वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो लाइम वाटर जो है वो उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और वो कैसा दिखता है? मिल्की जैसा दिखता है। ठीक है, मिल्क जैसा दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है? मिल्की अपीयरेंस हो जाता है। ओके तो ये था आंसर जो हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ये फिगर को देखना है और जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स। ये जो है ये होता है ब्रेड मोल्ड होता है और ये फंगाई में देखने को मिलता है, फंगस के फॉर्म में आता है। ठीक है, फंगस ग्रुप में आता है, फंगाई के ग्रुप में आता है। नेम द फूड आइटम। ओके फूड आइटम है ये। ऑन विच द ऑर्गेनिज्म ग्रोस, ये किस पे ग्रो करता है? तो मैंने भी बताया ब्रेड मोल्ड है तो किस पे करेगा? ये करेगा ब्रेड पर। ओके ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, हम इसको राइजोपस भी बोलते हैं, फंगाई भी बोलते हैं। डज इट ग्रो वेल इन ड्राई और इन मॉइस्ट कंडीशन? ये कब अच्छे से ग्रो करता है? ड्राई कंडीशन में या फिर मॉइस्ट कंडीशन में? तो इसकी ग्रोथ के लिए, फंगस के ग्रोथ के लिए, राइजोपस के ग्रोथ के लिए मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए। ओके तभी ये ग्रो और डेवलप कर पाएगा। इज इट सेफ टू ईट इन्फेक्टेड ब्रेड? बिल्कुल भी नहीं। अगर फफूंद लग जाएगी तो हम क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे जब उसमें फंगस लग चुकी है तो ब्रेड में जो ये फंगाई है वो क्या रिलीज कर रहे हैं? केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं जो हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं। अगर हम इसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज राइजोपस। कौन सा था? राइजोपस था, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द ब्रेड मोल्ड। इट बिलोंग्स टू द माइक्रोबियल ग्रुप ऑफ फंगाई। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फंगाई ग्रुप से बिलोंग करता है। द राइजोपस ग्रोज वेल ऑन मॉइस्ट एंड स्टेल ब्रेड। ओके राइजोपस जो है उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फेवरेबल कंडीशन कैसी होती है कि भाई उसको मॉइस्चर चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलप होने के लिए उसको क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। ओके अगर ड्राई कंडीशन होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके और ब्रेड कैसी होनी चाहिए? स्टेल होनी चाहिए, खराब हो जानी चाहिए। दिस ऑर्गेनिज्म ग्रोज वेल इन मॉइस्ट कंडीशन, ड्राई कंडीशन इनहिबिट्स इट्स ग्रोथ। ओके ये जो राइजोपस ऑर्गेनिज्म है, ब्रेड मोल्ड जो है, जो फंगाई ग्रुप का होता है, इसको कैसा चाहिए होता है? मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है। ओके ड्राई कंडीशन में इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इनहिबिट मतलब स्टॉप। ओके No, intake of fungus infected bread can cause harm by producing poisonous chemicals or toxins which adversely affect the proper functioning of our body. Okay, ये जो फंगस है ये क्या करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन मतलब पॉइजन, टॉक्सिन मतलब पॉइजन। ओके ये पॉइजनस केमिकल रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। और अगर हमने ये सड़ी हुई ब्रेड खा ली जिसमें फंगस लगी हुई है तो ये टॉक्सिन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। हमारी बॉडी हो सकता है प्रॉपरली फंक्शन ना करे, हम बीमार पड़ जाए, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए। ओके इसलिए हमें ऐसी फंगस लगी हुई ब्रेड को नहीं कंज्यूम करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब ये सारे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं और हमको इनके रीजन देने हैं। फ्रेश मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर कंजप्शन व्हाइल प्रोसेस मिल्क इज स्टोर्ड इन पैकेट्स एंड बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। जो फ्रेश मिल्क होता है उसे हमें बॉयल करना चाहिए कंजप्शन से पहले, और जो स्टोर्ड है ओके पैकेट में हम उसको बिना बॉयल किए भी कंज्यूम कर सकते हैं। ओके तो जो फ्रेश मिल्क है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हमें बॉयल करना चाहिए, ताकि उसको उबालना चाहिए दूध को, ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ख़त्म हो जाए। और ये जो प्रोसेस पैकेट्स में जो मिल्क आता है वो पेस्चराइज्ड होता है। ओके वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है, इसलिए हम उसको बिना बॉइलिंग के भी पी सकते हैं। Raw vegetable and fruits are kept in refrigerator, whereas jams and pickles can be kept outside. Raw vegetable और fruits जो होते हैं उनको हमें रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में
उसको हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर में रखते हैं ताकि उसमें माइक्रोब्स जो हैं वो इन्फेस्ट ना कर पाए, माइक्रोब्स जो है उन पर अटैक ना कर पाए। बट वहीं जो जैम्स और पिकल्स हैं उनको हमें बाहर रखना पड़ता है। इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जैम में बहुत सारी शुगर है, तो शुगर जो है वो माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। पिकल्स में बहुत सारा ऑयल और सॉल्ट है, तो ये क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स इनमें ऐड होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स को अटैक करने से रोकते हैं। ओके, फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो बीन्स एंड पीस इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। जी हाँ, फार्मर्स जो होते हैं वो बीन्स और पीस को कल्टिवेट करना, ग्रो करना, प्रोड्यूस करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, ऐसी मिट्टी में फार्मर्स बीन्स और पीस ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। ऐसी मिट्टी जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है वहाँ पे किसान जो हैं वो बीन्स और पीस को ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बीन्स और पीस जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में आता है। किस में आते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में और सॉइल में अवेलेबल बनाता है, सॉइल को एनरिच कर देता है नाइट्रोजन से। इसलिए फार्मर्स जो है लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पीस, बीन्स को ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो, क्योंकि ये खुद के प्लांट्स के लिए और बाकी दूसरे प्लांट्स के, मतलब कि क्या करते हैं, बस ये इनका काम होता है सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सॉइल को एनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन से। मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर थ्रू दो दे डू नॉट लिव इन वाटर। ओके, मॉस्किटोज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बस हमको क्या करना है कि हम वाटर जो एक एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है ना, उसको हमें नहीं होने देना है। बल्कि जो मॉस्किटो है वो पानी वानी में रहते वहते नहीं है, तो उससे क्या होगा, हम कैसे कंट्रोल करेंगे। पानी जो होता है वो हेल्प करता है मॉस्किटो को ब्रीड करने के लिए। ओके, मॉस्किटो पानी में ब्रीड करते हैं, इसलिए हमें चेक करना है कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं और अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। फ्रेश मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर कंजप्शन टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कुड प्रेजेंट इन इट। ओके, फ्रेश मिल्क जो है उसको हमें क्या करना है, उसे हमें बॉईल करना है, हमें उसे उबालना है कंजप्शन से पहले। हम पहले उसको पिए, उससे पहले हमें क्या करना है, उसको बॉईल करना है। ओके, ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं। बट पैक्ड मिल्क इज पेस्चराइज। अब जो पैक्ड मिल्क है, जो पैकेट्स में मिल्क आता है, वो क्या होता है, पेस्चराइज होता है। पेस्चराइज का मतलब क्या होता है, पेस्चराइज होता है बॉइल्ड होता है, मतलब कि 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको 30 सेकेंड्स तक क्या करा जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। कितने, 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड्स। ओके, फॉलोड बाय सडन चिलिंग देन स्टोर, और तुरंत से हम इसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पे हम दूध को गर्म करते हैं, कितनी देर के लिए, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए, और तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा जैसे ही करते हैं उसको स्टोर करके रख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कहते हैं पेस्चराइज्ड होता है। Then stored, thus it can be consumed without boiling. Pasteurization kills all microorganisms for making it free of any contamination. Pasteurization जो होता है वो सारे microorganisms को ख़त्म कर देता है और उसमें कोई भी contamination present नहीं होता, मतलब कोई भी microbes उसमें present नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्या था कि रॉ वेजिटेबल्स को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, पर जैम और पिकल्स को हम बाहर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों, raw vegetable and fruits get easily infected by microorganism and get spoiled. They are kept in refrigerator at low temperature that inhibits growth of microbes. अब raw vegetables जो होते हैं, fruits जो होते हैं, उन पे कीड़े मकोड़े, microbes होते हैं, सॉरी microorganisms जो होते हैं वो easily अटैक कर देते हैं। ठीक है, और इसलिए हमें उनको लो टेम्परेचर में रखना है। तो लो टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, रेफ्रिजरेटर में मिलेगा, इसलिए हमें उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। Okay, jams and pickles contain sugar and salt as preservatives. These preservatives forms a protective layer and prevent spoilage of these products by inhibiting the growth of various microorganisms. Jams और pickles में क्या होते हैं, food preservatives होते हैं,
जैम में शुगर होता है, पिकल में सॉल्ट एंड ऑयल होता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं कि भाई तुम नहीं आ सकते, तुम आओगे तुम मर जाओगे, ठीक है। तो माइक्रोब्स जो है इनमें ग्रो और डेवलप ही नहीं हो पाते। जब वो ग्रो और डेवलप नहीं हो रहे हैं तो वो खाना सड़ेगा ही नहीं, खाना नहीं सड़ेगा, तो इसलिए उसको हम बाहर ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें क्या ऐड है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड है। ओके, चलिए, बीन्स एंड पीस आर लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्वेश्चन ये था कि फार्मर्स बीन्स और पीस को क्यों प्रेफर करते हैं, ऐसे सॉइल में क्यों ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी है। तो बीन्स और पीस जो है वो क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स है। क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। और उनके पास क्या होता है, दे हैव राइजोबियम, अ बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। उनके रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। This bacteria can fix atmospheric nitrogen to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. ओके, ये जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, सॉइल में ये नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, सॉइल को ये एनरिच कर देता है नाइट्रोजन से। ओके, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। Farmers grow leguminous plants in between the major crops, a practice called crop rotation to restore the used nutrients of the soil. फार्मर्स जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं। एक क्रॉप उगाया, उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट, दूसरा क्रॉप उगाया, उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट। इसलिए ये प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल को एनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन से। ओके, तो जो भी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खोए हुए रहते हैं वो वापस आ जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के कारण। ओके, लास्ट क्या था, लास्ट गिव द रीजन में था कि मॉस्किटो जो है वो पानी में रहते नहीं हैं, फिर भी उनको हमें कैसे कंट्रोल, क्या बोला था, क्या क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन था कि मॉस्किटो जो है पानी में नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर हमें मॉस्किटो कंट्रोल करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, पर मॉस्किटो पानी में नहीं रह रहा है, तो हमें क्यों देखना है ये। तो मॉस्किटो जो है दे लिव ऑन लैंड, वाटर इज देयर ब्रीडिंग ग्राउंड, दे लार्वा ग्रो इन वाटर। ओके, जो मच्छर है वो मिट्टी में रहता है, ज़मीन में रहता है, बट उसका जो लार्वा है वो कहाँ बढ़ता है, वो बढ़ता है पानी में। ओके, मॉस्किटो जो है दे ब्रीड इन वाटर। ओके, वाटर स्टेगनेशन इज अ कलेक्टिंग ऑफ वाटर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट एनी एक्टिविटी। अब वाटर स्टेगनेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं पे पानी इकट्ठा हो चुका है, अब वो पानी ना फ्लो कर रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना उसमें कुछ एक्टिविटीज हो रही है। ओके, बस इकट्ठा होके पड़ा हुआ है। मॉस्किटोज ले एग ऑन सच सरफेसेस, और मॉस्किटो जो है वो अपने ऐसे ही कलेक्टेड वाटर जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं, अंडे देते हैं। इफ वाटर स्टेगनेशन इज प्रिवेंटेड द लार्वा कैन नॉट सर्वाइव, दस रिड्यूसिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन। अगर पानी ही नहीं मिलेगा मच्छरों को तो मच्छर जाके लार्वा एग रिलीज नहीं करेंगे। लार्वा जो है उसको पानी चाहिए होता है तो वो पानी में बढ़ ही नहीं पाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, तो इसके कारण मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिवेंट द फॉलोइंग डिसीजेस। अब हम ये सारी बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं। कॉलेरा टाइफाइड जो होती है वो तो हमें, कॉलेरा जो है वो कंटामिनेटेड फूड से होती है, टाइफाइड जो है वो भी कंटामिनेटेड फूड से होती है, और दोनों में हमें प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस भी जो है वो कंटामिनेटेड फूड से होती हैं। और अब हम देखते हैं आंसर। कॉलेरा एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा। ओके, नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। किससे होती है कॉलेरा, बैक्टीरिया के कारण होती है। इट अकर्स ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड और अनहाइजीनिक फूड एंड वाटर। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। कॉलेरा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कॉलेरा जो है कंटामिनेटेड फूड और अनहाइजीनिक तरीके से अनहाइजीनिक तरीके से अगर हम रह रहे हैं या फूड बना रहे हैं तो उससे फैलता है। तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें पानी साफ पीना चाहिए, हमें खाना अच्छा खाना चाहिए, हमें देखना चाहिए जो खाना हम खा रहे हैं वो अच्छी जगह बना है कि नहीं, जो किचन है वो हाइजीनिक है कि नहीं, लोग हाइजीन तरीके से बना रहे हैं, हाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं कि नहीं। ओके, टाइफाइड एंड एक्यूट इलनेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी। इट अकर्स बाय इंजेक्शन ऑफ टाइफाइड बैक्टीरिया थ्रू फूड, वाटर, फर्माइट्स एक्सेट्रा। Prevention includes consumption of hygiene and properly cooked meals, filtered or boiled water. ओके, टाइफाइड जो होता है वो किससे फैलता है, वो भी बैक्टीरिया से फैलता है।
ओके, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है उसे हमें इंजेस्ट करना पड़ता है, ये खाने पानी से फैलता है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि खाना अच्छा हो, वाटर को हमें बॉईल कर देना चाहिए, जो खाना है वो हाइजीनिक तरीके से कुक किया हो, प्रॉपर कुक्ड फूड हो। ओके, अब हेपेटाइटिस ए, अ डिसीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है, डिसीज जो होती है वायरस के कारण फैलती है, हेपेटाइटिस ए वायरस। सिम्टम्स ऑफ diseases appears after 2 weeks of infection. Prevention includes proper vaccination, drinking between, इसको हटा देते हैं, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग एक्सेट्रा। हेपेटाइटिस जो है वो किसके थ्रू फैल रहा है, वो जो है खाने के थ्रू फैल रहा है, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैल रहा है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, बीमारी की जो सिम्टम्स है, अगर हमने कंटामिनेटेड फूड आज खाया है, ठीक है, ऐसा फूड जिसमें हेपेटाइटिस ए के वायरसेस प्रेजेंट है, अगर वो आज हमने खाया है तो हम बीमार पड़ेंगे 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद हमें साइन और सिम्टम्स शो करेगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन आती है वो लगवानी है, साफ़ पानी पीना है, साफ़ खाना खाना है, हाथ धोने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें याद ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, complete the following cycle given as a figure by filling the boxes 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 दिया है, चलो ABCD दिया है यहाँ पे, और इनको हमें क्या करना है, हमें बॉक्सेस को फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से 2 एरोस आ रहे हैं, बी क्या करें, बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, और ए में क्या लिखा है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अपटेक बाय प्लांट्स, एनिमल्स ईट प्लांट्स, ओके, और डी। चलिए, तो इसमें ए वाले में क्या आएगा, है लाइटनिंग फिक्सिंग। ओके, बिजली कड़कती है, बिजली जो कड़कती है वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है। ओके, बारिश के टाइम पे जब बिजली कड़कती है तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है और अवेलेबल कहाँ करवाती है, सॉइल में। वहीं पे जो बैक्टीरिया, बी क्या होगा, बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, ये करते हैं जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, और अवेलेबिलिटी कहाँ बढ़ाते हैं, सॉइल में बढ़ाते हैं। जैसे सॉइल जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है, इनरिच हो जाती है नाइट्रोजन से। देन कम्स प्लांट्स डैश एनिमल्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज, प्लांट्स, ओके, और सी दिया। तो एनिमल्स और प्लांट्स का जो एक्सक्रीटा होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। ओके, उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके उसमें जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ बढ़ा देते हैं, सॉइल में। ओके, देन डी, ओके, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, डी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है उस पे बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इस कंपाउंड वाले नाइट्रोजन को, ठीक है, जो कंपाउंड है, जो नाइट्रोजन है जो सॉइल में प्रेजेंट है, उसको गैस के फॉर्म में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे जो है एटमॉस्फेयर में, जो हमारे इन्वायरमेंट में, ओके, जो नाइट्रोजन है उसका क्या लेवल जो होता है वो सेम ही रहता है, कम घटता नहीं है। जैसे कि नाइट्रोजन को सॉइल चाहिए तो ऐसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। ओके, अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चाहिए तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं उस पर बैक्टीरिया एक्ट करती हैं, और बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। Now, the cycle given above represents the nitrogen cycle occurring in the environment. ये जो साइकिल दी हुई है ये क्या है, ये साइकिल रिप्रेजेंट करती है नाइट्रोजन साइकिल को, नाइट्रोजन साइकिल जो एनवायरनमेंट में हो रही है। The atmospheric nitrogen cannot be uptaken by plants and animals as such. This is corrected by some bacteria and blue-green algae present in the soil. अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे ही नहीं ले सकते कि हमने सांस ली तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, हमने सांस ली तो हम नाइट्रोजन ले लें, ऐसे हम नाइट्रोजन नहीं ले सकते। हमारे लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और कौन सा राइजोबियम, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ताकि उसको इस फॉर्म में फिक्स करते हैं कि हम उसको यूज़ कर सकें। प्लांट्स लेते हैं फिर प्लांट से हमारे पास आते हैं। ओके, these microbes fix the atmospheric nitrogen into usable components which are utilized by other living organism.
तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यूजेबल कंपोनेंट्स में, कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे काम के हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, ओके। और जो यूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, इसको कौन यूज करता है? अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल चेक्स द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर एंड मेंटेन इट एट अ कांस्टेंट लेवल। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो नाइट्रोजन का परसेंटेज, लेवल, अमाउंट एटमॉस्फेयर में चेक करता है और उसको मेंटेन करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है। कौन करता है? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो क्या करता है? नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है वो चेक करता है और एटमॉस्फेयर में उसका कांस्टेंट लेवल बना के रखता है। कांस्टेंट मतलब ना ज़्यादा ना कम, एक जैसा, ना आपको कम दिखेगा ना ज़्यादा दिखेगा, एक जैसा लेवल जो है वो मेंटेन रखता है, ओके। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कहाँ आ जाता है? सॉइल से। सॉइल से नाइट्रोजन जहाँ कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। कैसे चला जाता है? बैक्टीरियाज उस पर एक्ट करते हैं और उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन साइकिल है वो मेंटेन रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता, ठीक है। नाइट्रोजन का लेवल जो है वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, ओके। जो फर्स्ट था नाइट्रोजन साइकिल में, वो क्या था? लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। जब बिजली कड़कती है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो क्या कर देती है? फिक्स कर देती है। क्या होता है लाइटनिंग के टाइम पे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं, रेन वाटर से जब ये रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में, ओके। ऐसे लाइटनिंग जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है, राइजोबियम जो होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में और उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ बढ़ा देता है? उसकी अवेलेबिलिटी वो बढ़ा देता है सॉइल में। सॉइल को वो इनरिच कर देता है नाइट्रोजन से, सॉइल जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है, ओके। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? राइजोबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोबियम, ओके। थर्ड इज नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है एक्सक्रीशन से या फिर डेथ से। अब नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, ये सब क्या है? वेस्ट है, ओके। प्लांट वेस्ट, और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, प्लांट की हो गई, एनिमल की हो गई, तो ये सब चीज़ें किससे बनी है? नाइट्रोजनस कंपाउंड से बनी हुई है, नाइट्रोजन से बनी हुई है, ओके। तो इस पे क्या करते हैं? जो वेस्ट होता है, जो डेथ रिमेन्स होते हैं, उस पे माइक्रोब्स जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। वेस्ट पे माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिग्रेड डिकम्पोज मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। और जो भी वेस्ट में और डेड रिमेन्स में, एनिमल और प्लांट्स के जो डेड बॉडीज़ होती हैं, डेड हो, जो ख़त्म हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, उन पे एक्ट करते हैं और उनको तोड़ते हैं। तो जो भी नाइट्रोजन में प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन ये वापस कहाँ पहुँचा देते हैं? सॉइल में पहुँचा देते हैं, ओके। सॉइल में पहुंचा देते हैं, इसलिए सॉइल जो है अगेन वो क्या हो जाती है? एनरिच हो जाती है, किससे? नाइट्रोजन से। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। बैक्टीरिया जो है वो जो नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट करती है? गैसियस नाइट्रोजन में, ओके। गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती हैं और वो कहाँ रिलीज करती हैं? एटमॉस्फेयर में। इस तरह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो लेवल होता है वो कांस्टेंट रहता है, ओके। सॉइल में अवेलेबिलिटी कौन कौन बढ़ाता है? एक तो लाइटनिंग के कारण बढ़ जाते हैं, दूसरा जो होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ओके। अब जो डेड रिमेन्स होते हैं, एक्सक्रीटा होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उस पे माइक्रोब्स जो है वो एक्ट करते हैं और अगेन सॉइल को एनरिच कर देते हैं, किससे? नाइट्रोजन से, ओके। सॉइल में अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं सॉइल की।
देन अगर क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को रिलीज करना है, तो उसके लिए दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं। दूसरे बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, गैसियस नाइट्रोजन में, और उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ओके तो ये था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन होते हैं कंप्लीट। हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिया और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी देख लिए हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।